नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपकी अपने इस निशुल्क YouTube प्लेटफॉर्म के ऊपर डॉक्टर अग्रवाल सर इंग्लिश। अपना आज का पार्ट रहेगा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज के अंदर पार्ट नंबर 29 वाला। ठीक है, 28 अपन ने पहले कर लिया था। अब इसमें देखो अपना पहला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एट्रीब्यूट्स, निम्नांकित में से कौन सा ऐसा गुण या कौन सी ऐसी विशेषता है डज नॉट रिलेट विथ टीचिंग पोइट्री, जो कि काव्य के शिक्षण या कविता के शिक्षण से संबंधित वहां पर नहीं है। ठीक है, इसको चेक करना आपका वहां पर। टू डेवलप देयर एस्थेटिक सेंस, पिछली क्लास में बताकर गया हूं कि एस्थेटिक सेंस पोइट्री में होता है, प्रोज में नहीं होता है, पोइट्री में होता है। टू ट्रेन इमोशंस ऑफ स्टूडेंट्स, बच्चों के भावनाओं को कैसे प्रशिक्षित या नियंत्रित किया जाए, बिल्कुल फीलिंग्स और इमोशंस की बात होती है। टू विद होल्ड द प्यूपिल्स द पार्शियल मैसेज ऑफ द पोएम, कवि है वहां पर जो भी आपका कविता है, कविता का संदेश देता है, उसमें से आंशिक संदेश तक बच्चों को रोक देना नहीं भाई। ठीक है, बच्चों को वहां पर पूरा संदेश देना होता है, आंशिक संदेश देना नहीं होता है। टू इनेबल स्टूडेंट्स टू अप्रिशिएट द पोएम, नेमली कवि है, कवि के द्वारा जो कविता लिखी गई है उसमें बच्चों को सक्षम बनाना ताकि उसकी वो समालोचना कर सकें, उसकी मेरिट डिमेरिट निकाल सकें, और कविता का नाम क्या उसके साथ में, कविता का नाम भी याद रखें, कवि या कवयित्री का नाम भी याद रखें। बिल्कुल ऐसा भी वहां पर आपका होता है। मतलब बाकी तीनों चीजें होती हैं आपका कि बच्चों में एस्थेटिक सेंस को डेवलप किया जाता है, बच्चों के इमोशंस को ट्रेन किया जाता है, बच्चों को वहां पर पोइट्री को अप्रिशिएट करना सिखाया जाता है, लेकिन बच्चों को पार्शियल नॉलेज तक नहीं रखा जाता, पार्शियल मैसेज तक नहीं रखा जाता है। अगला पार्ट, द हैबिट ऑफ ओरल कंपोजिशन, जो मौखिक रचना की अपन बात वहां पर करते हैं, ठीक है, उसमें शुड बी कैप्ट अप, उसे रखा जाना चाहिए ड्यूरिंग द होल स्कूल पीरियड, मतलब विद्यालय के सारे समय के दौरान। हु रिमार्क्ड इट, ये चीज किसने कही, क्या कहा कि जो मौखिक आपकी रचना होती है, मुंह पर जुबानी जो आपकी रचनाएं होती हैं, जो क्रियात्मकता के आधार पर सृजनात्मकता लेकर आती है, रचनात्मकता लेकर आती है, क्रिएटिविटी लेकर आती है, एट इंस्टेंट वाला होता है, एक्सटम्पोर वाला होता है, तो उसे पूरे के पूरे विद्यालय के समय के दौरान चलते रहना चाहिए। अगर कोई बच्चा क्रिएटिव है तो उसे वहां पर मौका देना चाहिए। तो ये कथन किसका है, तो कथन वाले पार्ट में कोई कॉन्सेप्ट तो बेटा आपका वहां पर बचता ही नहीं आपका। ठीक है, सीधा सीधा आपको याद रखना किसका है, लाउरी का ये कथन वहां पर बोला जाएगा। इसमें अल्बर्ट कैमस का नहीं है आपका, गुस्ताव फ्लॉबर्ट का नहीं है, विक्टर ह्यूगो का वहां पर ये आपका बनता नहीं है। ठीक है, इस तरीके से पैटर्न आपका चलेगा जी। ठीक है, अब मैं फिर कहूंगा कि स्टेटमेंट आपको याद नहीं होते तो बेटा मत करो चाहे, क्योंकि ये इक्का दुक्का सवाल बनेगा नहीं, और बनेगा तो बड़ी मुश्किल से इक्का दुक्का सवाल बनेगा, तो वो अपनी मेरिट को बहुत ज्यादा डिसाइड नहीं करेगा। आपने टारगेट 130 क्वेश्चंस का ले रखा हो आउट ऑफ 150 काट पीट के, तो फिर ऐसे क्वेश्चन है वो बचे हुए 20 के अंदर चले जाएंगे, वहां टेंशन बिल्कुल मत लेना। अगले पे आओ आपका, गाइडेड कंपोजिशन कैन बी डन बाय द फॉलोइंग एक्सरसाइजेस, निम्नांकित में से कौन सा ऐसा अभ्यास कार्य होगा जिसके माध्यम से आपका जो निर्देशित या अनुदेशित आपकी क्या की जा सकती है, बताओ, वहां पर आपका कंपोजिशन या रचना लेखन है उसको करवाया जा सकता है। तो इसमें एक बार चेक करो कि कौन सी चीजें होनी चाहिए। क्या उसमें सब्स्टिट्यूशन टेबल काम आना चाहिए, बिल्कुल आएगा। क्या उसमें ट्रांसक्रिप्शन लिपि काम आएगी, बिल्कुल काम आएगी। रिप्रोडक्शन, चीजों को दोबारा उत्पादित करके सामने लाना होता है, बिल्कुल। डिक्टेशन, बोलकर लिखवाना, बोलकर बताना, बिल्कुल चारों चीजें होती हैं। तो आप चेक करो, इसमें पहला नहीं आएगा, एक कम कर दिया इन्होंने, तीसरा नहीं आएगा, एक कम कर दिया, दूसरा नहीं आएगा, दो कम कर दिए, आंसर कौन सा हो जाएगा, ये वाला। अब इसको थोड़ा सा समझ भी लो, ज्यादा नहीं, शॉर्ट में समझ लो। आपका गाइडेड क्या होता है, जिसमें आपको गाइडेंस देके काम करवाया जाता है आपका, तो सब्स्टिट्यूशन टेबल मतलब एक उदाहरण के आधार पर दूसरे को लेकर आना, बिल्कुल होता है। ट्रांसक्रिप्शन, लिपिबद्ध किया जाना, वो तो होना ही होना है। रिप्रोडक्शन, चीजों को रिप्रोड्यूस करना, एक बार के बाद में दोबारा तिबारा ऐसा लेकर आना। डिक्टेशन, बोल के करवाना। तो सारों में गाइडेड नेचर आपको देखने को मिलता है। अगला पार्ट लो, विच वन इज द डिमेरिट ऑफ फ्री कंपोजिशन, फ्री का मतलब मुक्त तौर पर, स्वतंत्र तौर पर, बिना किसी बाउंडेशन के, बिना किसी गाइडेंस के जो आपका रचना का कार्य किया जाता है, तो वो निम्नांकित में से उसकी डिमेरिट क्या, डिमेरिट का मतलब कमी क्या, बाकी तीन तो उसकी क्या है वहां पर आपके गुण के अंदर आ जाते हैं। एक एक चेक करना। इट पेव्स द वे, यह रास्ता दिखाता है, फॉर लॉजिकल थिंकिंग मतलब तार्किक सोच के लिए, और क्रिएटिव वर्क सृजनात्मक कार्य के लिए, बिल्कुल दिखाता है आपका। इट डेवलप्स ट्रांसलेशन एबिलिटी, इसमें बच्चे में अनुवाद करने की योग्यता विकसित होती है, बिल्कुल होती है। इट फैसिलिटेट्स डीपर अंडरस्टैंडिंग रिफ्लेक्शन, बच्चा जब प्रोज पढ़ेगा और साथ में फ्री कंपोजिशन स्वतंत्र या मुक्त रचना खुद करेगा, तो यह सुविधा मुहैया करवाएगी
गहन समझ की और साथ में गहन प्रतिबिंबन या विचार की बिल्कुल करेगी। इसका मतलब उसमें क्या नहीं होगा, ये चीज नहीं आएगी। कौन सी बेटा, सब्जेक्टिविटी, मतलब आत्मनिष्ठता नहीं आएगी, और साथ में ग्रेडिंग इनकंसिस्टेंसी, स्तरीकृत की जो आपकी अनिरंतरता है उसे हम वहां पर नहीं देखेंगे। निरंतर तौर पर चलेगा, अनिरंतर नहीं होगा, प्लस में उसमें वस्तुनिष्ठता होगी, आत्मनिष्ठता वहां देखने को नहीं मिलेगी। अगले सवाल पे आओ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू ऑफ फ्री कंपोजिशन। देखो ये अब मैं कितनी बार आप लोगों को कहूं कि पेपर का मिस्टेक्स आप चेक करते चलना, ठीक है, इस तरीके से यहां पर इसको देखना जरा। अगले ने क्या कहा, विच ऑफ द फॉलोइंग, निम्नांकित में से कौन सा ऐसा है, इज नॉट ट्रू, जो सत्य नहीं है, अब फ्री कंपोजिशन, मतलब आपका मुक्त रचना के लिए, मुक्त संरचना के लिए, कौन सा वहां पर इनमें से सच्चा नहीं है। लर्नर्स एक्सप्रेस देयर ओन आइडियाज, जो लर्नर्स होते हैं आपका या अधिगम करता होते हैं, वो अपने खुद के विचार है उनको क्या करते हैं बेटा जी, आपका वहां पर अभिव्यक्त करते हैं, बिल्कुल करते हैं आपका, ठीक है। फ्री रह गए ना तो उन्हें मना करने वाला कोई है ही नहीं, तो अपने ऑन आइडियाज को क्या करेंगे, एक्सप्रेस करेंगे। लर्नर्स प्रोड्यूस द आइडियाज एज वेल एज द लैंग्वेज, जो अधिगम करता है भाषा के साथ में अपने विचार भी प्रस्तुत करते हैं, वे विचार भाषा के माध्यम से तो प्रस्तुत होंगे। लर्नर्स डू नॉट वर्बलाइज देयर थॉट्स डायरेक्टली, जो लर्नर्स या अधिगम करता है वो क्या नहीं करते आपका वहां पर, ये सुनना कि वो वर्बलाइज नहीं करते, वर्बलाइज का मतलब शाब्दिकीकरण नहीं करते, देयर थॉट, अपने विचारों को, यहां बेटा एस और लगेगा, अपने विचारों को डायरेक्टली मतलब प्रत्यक्ष तौर पर। देख लो एक ही सवाल में दो जगह एरर दी है अगले ने वहां पर, अब क्या कर सकते हैं। लर्नर्स ट्राई टू राइट विदाउट गाइडेंस, लर्नर्स को अगर फ्री कंपोजिशन करना है तो बेटा उनके पास में कोई गाइडेंस नहीं होती, तो विद गाइडेंस नहीं होता बल्कि क्या होता है, विदाउट गाइडेंस वहां पर हमें देखने को मिलता है। तो इस पैटर्न विशेष के अंदर ये चीजें आप क्या कर सकते हैं, यहां से आपका हटा सकते हैं, यहां से आपका वहां पर काट सकते हैं जी, ठीक है। अगले पार्ट पे आ जाएं। इन विच टाइप ऑफ ग्रामर, व्याकरण का कौन सा ऐसा प्रकार है, बेसिकली द मैन इंपोरेसिस इज ऑन द बिहेवियर ऑफ लैंग्वेज, जो कि वहां पर मुख्य तौर पर आधार कहा जा सकता है भाषा के व्यवहार का। अगर आप बच्चों ने गौर किया हो तो इसमें एक वर्ड आ रहा है, कौन सा, इंपोरेसिस, और मुझे लगता है कि आप में से अधिकांश बच्चों ने इस वर्ड को वहां पर नहीं सुना है, ठीक है। और रीजन गौर करना, EMPORASIS, ठीक है। अगर इसकी आप बात करते हैं तो यहां वाले पार्ट में ये इंपोरेसिस ऐसा कोई शब्द आपको प्रॉपर वे में देखने को नहीं मिलेगा। पेपर सेटर क्या कहना चाहता है हम नहीं जानते, लेकिन यहां पर जो उसका आइडिया रहा हुआ है इस सवाल का पूरा पढ़ने के बाद में कि अगले का दिमाग कहां तक काम करेगा, वो इम्फेसिस हो सकता है। इम्फेसिस का मतलब जोर डालना। अब क्या स्पेलिंग बना दिया उन्होंने, ठीक है, किस तरीके से क्या स्पेल करके पेपर में डाल दिया, बच्चा सोचेगा पता नहीं कितना भारी भरकम शब्द आ गया, ठीक है, जबकि वहां पर ऐसे शब्द की कोई वैल्यू है ही नहीं। तो आपको इतना ध्यान रखना है कि बिहेवियर ऑफ लैंग्वेज है, भाषा का जो व्यवहार है उसमें मुख्य तौर पर आपका जोर है ग्रामर में या व्याकरण में, किस पर आपका वहां पर दिया जाता, मतलब व्यवहारिक तौर पर जो आपकी ग्रामर पढ़ाई जाती है उसकी बात इसके अंदर अगला आपसे वहां पर पूछना चाहता है। जब व्यवहारिक तौर पर चीजें आप पढ़ाते हो ना बेटा, वो चीजें क्या होती हैं, परंपरागत नहीं जाती हैं, परंपरागत नहीं जाएंगी तो ये चीज हटेगी। ट्रांसफॉर्मेशनल जेनरेटिव ग्रामर, इसकी बात करते हैं नॉर्म चॉम्स्की वाला, ये परंपरागत है, ऑर्थोडॉक्स है, कंजर्वेटिव है, ट्रेडिशनल है, केवल रूल को आधारित है। स्ट्रक्चरल संरचनात्मक की बात करते हैं तो भी रूल्स और रेगुलेशन पर है। पर्सपेक्टिव परिप्रेक्ष्य की बात करते हैं मतलब एक लिमिट तक है, ठीक है, उसमें आपका व्यवहार लिमिट में वो जरूरी नहीं है, व्यवहार अनलिमिटेड सेंस में या फिर आपका फ्री और एक्सपेंडेड नेचर में आ सकता है, वो पार्ट जाएगा डेस्क्रिप्टिव ग्रामर में, आपका वर्णन से संबंधित व्याकरण में। अगले पे आओ, विच वन शुड बी अवॉइडेड ड्यूरिंग द प्रोसेस फॉर सक्सेसफुल टीचिंग ऑफ ग्रामर, निम्नांकित में से कौन सा वहां पर ऐसा है जो कि आपका ग्रामर या व्याकरण के लिए एक सफल अध्यापन की प्रक्रिया में काउंट किया जा सकता है या उसके आधार पर उसे रखा जा सकता है, उसके अलावा उसे छोड़ा और बचाया जा सकता, मतलब कौन सा तो ऐसा है जिसे रखा जा सकता है और कौन सा ऐसा है जिसे छोड़ा जा सकता। मैं दोबारा पढ़ देता हूं इस सवाल को, अगले ने हमें जो बोला है उसको सुनना ध्यान से। निम्नांकित में से कौन सा ऐसा पैटर्न है जिस पैटर्न को अगला अवॉइड करना चाहता है, कब, जब आप ग्रामर की सफल टीचिंग की बात वहां पर कर रहे हैं। पहला, द लेसन अध्याय या सबक है शुड बी प्लान्ड, उसकी योजना बननी चाहिए बिफोर हैंड, मतलब क्लास में जाने से पहले बिल्कुल बननी चाहिए आपका वहां पर। फिर है आपका
कि सफिशिएंट स्पोकन एंड रिटन वर्क इज नॉट एसेंशियल। पर्याप्त तौर पर, अगला क्या कहना चाह रहा है, पर्याप्त तौर पर जो बोला हुआ और लिखा हुआ कार्य है वो बिल्कुल भी क्या नहीं बताओ आपका आवश्यक नहीं है। गलत बात, ठीक है, बिल्कुल आवश्यक है। स्पोकन भी जरूरी है, रिटन भी जरूरी है। फिर अगला पार्ट, द मटीरियल, ये जो विशेष सामग्री है, शुड बी टेकन फ्रॉम द टेक्स्ट बुक, जहां तक हो सके पाठ्य पुस्तक से लो, फिर बाहर की चीजें लो आपका। फॉर, यहां पर अगले ने कहा है, ये पार्ट एक और चेक करो, देखें, फॉर इवेल्युएशन, ये लो, है ना बेटा, देखो एक स्पेलिंग पेपर सेटर और गलत कर गया, ये लो। अब ये समझ में नहीं आ रहा है कि आप ग्रेड 2 के पेपर बनाने जा रहे हो, भाई कर क्या रहे हो। मेरे मुंह से आपने कितनी बार सुन लिया होगा आपका, जब मूल्यांकन की बात आती है तो द ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट, जो वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न होते हैं, एमसीक्यूज वाले हैं, ट्रू फॉल्स वाले हैं, मैचिंग टाइप वाले हैं, उनको यूज किया जाना चाहिए, बिल्कुल उनका यूज वहां पर होना चाहिए। तो इसमें एक चीज चेक करो, यहां पर अपने पास में ये होना चाहिए, ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए। कौन सा पार्ट बेटा नहीं होना चाहिए, ये वाला नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगले पे चलो आपका, विच वन इज द डिमेरिट ऑफ इंडक्टिव डिडक्टिव मेथड्स। क्या बोला है, पहले तो ये पढ़ लो। पहला है इंडक्टिव, इंडक्टिव का मतलब होता है बच्चा आगमन वाला, इसे अपन किस में लिख जाएंगे आपका वहां पर, आगमन के लिए। और डिडक्टिव वाला है, डिडक्टिव किस में आता है बेटा आपका, निगमन वाले में आता है। आगमन का मतलब होता है उदाहरण से नियम की तरफ, और निगमन का मतलब होता है नियम से उदाहरण की तरफ। ये है एग्जाम्पल टू रूल और ये है रूल टू एग्जाम्पल। तो ऐसे मेथड में से कौन सा ऐसा पार्ट है जो डिमेरिट के रूप में काम आएगा, मतलब इनकी विशेषता नहीं बन सकता, इनकी कमियों के रूप में से आपका वहां पर देखा जा सकता है या फिर आपका समझा जा सकता है। तो देखो वहां पर, देयर इज नो नीड ऑफ रॉट मेमोराइजेशन ऑफ रूल्स। जब भी नियमों की बात करते हैं तो वहां उसमें रॉट मेमोराइजेशन, रट्टा मारने की आवश्यकता नहीं होती, बिल्कुल नहीं होती। जब उदाहरण का प्रयोग करेंगे, रट्टा कहां मारेंगे अपन। टू डेवलप रीजनिंग इन थिंकिंग इन पीपल्स, जब बच्चे को उदाहरण के माध्यम से समझाएंगे, उसकी तार्किक क्षमता है, सोचने की क्षमता है, बिल्कुल आगे बढ़ेगी। इट इज ओनली अप्लीकेबल एट एन अर्ली स्टेज, यह केवल प्रारंभिक अवस्था के बच्चों के लिए उपयोगी है, बिल्कुल गलत बात, बड़े बच्चों के लिए भी उपयोगी है। Pupils find learning grammar interesting, यहां पर बच्चे हैं उनको जो व्याकरण है, व्याकरण को सीखना काफी इंटरेस्टिंग लगता है। देखो यहां पर फिर गलत कर दिया भाई आपका, ठीक है, IN ऐसा होगा, इंटरेस्टिंग वहां लगता, मतलब पेपर ऐसा लगता है जैसे नींद में बना दिया हो आपका, ठीक है। अजीब अजीब फील होता ना बेटा आपका वहां पर कि आप पेपर सेटर हो और उसके बावजूद आप ये तक चेक करना है, इसकी जहमत नहीं उठाते कि इतने बड़े लेवल पर आपका पेपर जा रहा होता है, उस वक्त आप खाली छोटी सी चीजें, जैसे यहां पर आपने देखा होगा इसके अंदर कौन सा, ये वाला पार्ट इंटरेस्टिंग वाला, क्यों क्यों ऐसी गलतियां आप वहां पर कर सकते हैं। अगले पे आओ फिर, ए गुड टेस्ट इन इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग शुड हैव, अंग्रेजी का जो शिक्षण है, अध्यापन है आपका, उसका जो एक अच्छे परख के तौर पर, अच्छे टेस्ट के तौर पर अगर अपन देखते हैं तो कौन सा हिस्सा है वो उसमें आपको मिलना चाहिए, मतलब कौन सी चीज आनी चाहिए। क्या वो आपके नेचर में कॉम्प्लेक्स या जटिल होना चाहिए, स्कोरिंग सिस्टम मतलब परसेंटेज का, नहीं, गलत बात, ठीक है। मॉडरेट लेवल हो सकता है, इजी या मॉडरेट लेवल होना चाहिए। आपने अपनी टेस्ट सीरीज को देखा होगा, उसमें कुछ चीजें बिल्कुल इजी हैं, कुछ चीजें बिल्कुल मॉडरेट है, नए के बराबर चीजें कॉम्प्लेक्स डालते हैं, वही आरपीएससी करती है आपका वहां पर, ठीक है, वही तरीका होता है पेपर बनाने का। अब आपने क्या किया, हर चीज स्टैंडर्ड 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 के चक्कर में भागते चले गए। फिर ऑब्स्क्योर सिंटैक्स, अस्पष्ट तौर पर आपकी संरचना उसमें देखने को मिलती है ना, बिल्कुल क्लैरिटी आनी चाहिए। इक्विवोकल क्वेश्चंस, मतलब बराबर वाले नहीं, नहीं ऊपर नीचे तो उतार चढ़ाव तो क्वेश्चन में आना चाहिए। मैंने कहा तीनों प्रकार का लेवल होना चाहिए, अबव एवरेज, एवरेज और बिलो एवरेज, तीनों वाले पार्ट उसमें होने चाहिए। तुम्हारा टेस्ट गुड टेस्ट कैसे होता है, रिलायबिलिटी जिसमें विश्वसनीयता आती है, एंड वैलिडिटी जिसमें आपकी वैधता वहां देखने को मिलती है, ठीक है। विश्वसनीय होना चाहिए, पूर्णतः से वो वैध भी आपका रहना चाहिए। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लीस्ट एप्रोप्रिएट, निम्नांकित में से कौन सा ऐसा जो सबसे कम उपयुक्त बनता है, व्हाइल प्रेजेंटिंग लैंग्वेज आइटम्स, जब हम वहां पर भाषा की सामग्री को प्रस्तुत करते हैं इन द सेकेंड लैंग्वेज क्लासरूम, मतलब आपका SLC में द्वितीयक भाषा का जो कक्षा उसमें प्रेजेंट करते वक्त हमारे पास में कौन सी ऐसी चीज है जिसके माध्यम से हम वहां पर उसे सबसे कम उपयुक्त कह सकते हैं, मतलब ज्यादा नहीं, यानी कहीं ना कहीं काम आ सकता है लेकिन हर जगह काम आई जरूरी नहीं है। अब इसमें किक पढ़ना, पहले आप बच्चे को पढ़ाते हो कैसे, ओरली, मौखिक तौर पर, ठीक है।
बिफोर प्रोसीडिंग टू रिटन प्रैक्टिस, रिटन बाद में, तो ये नियम सब जानते हो, LSRW, स्पीकिंग आपका पहले आएगा, राइटिंग आपका वहां पर बाद में आएगा, बिल्कुल होता है। फिर एनालाइजिंग द आइटम, आप उस विशेष सामग्री का विश्लेषण करते हैं, एंड टेलिंग द स्टूडेंट्स, और बच्चों को ये कहते हैं द रूल्स इन्वॉल्व, आप ये बताते हैं इसमें कौन से नियम क्या है आपके शामिल है। तो जब आप सेकंड लैंग्वेज बच्चों को पढ़ा रहे हैं, ठीक है, तो उसमें आपका रूल का जो पार्ट है वो कम महत्वपूर्ण होना चाहिए, एग्जांपल्स का पार्ट ज्यादा महत्वपूर्ण होना चाहिए, तो 50-50 के नजदीक है। री इन्फोर्सिंग द आइटम एट रेगुलर इंटरवल्स, नियमित अंतराल पर क्या करोगे आप, जितना भी स्टडी आइटम या फिर आइटम्स एक से ज्यादा आपका हो सकता है उसे आप क्या करें, पुनर्बलित करें, ठीक है, बिल्कुल आपको रीइंफोर्समेंट देना पड़ेगा। अलाउिंग द स्टूडेंट्स टू यूज द आइटम थ्रू इमिटेशन, आप बच्चों को अनुमति देते हैं, किस बात की अनुमति देते हैं कि वो जो सब्जेक्ट मैटर है उसे अनुकरण के माध्यम से, नकल नहीं मारे, कॉपी नहीं करे, बल्कि इमिटेशन, अनुकरण करके वहां पर सीखने की कोशिश करें, बिल्कुल ऐसा होता है। तो इसमें सबसे कम जो उपयुक्त है, ये पूरा उपयुक्त है, ये पूरा उपयुक्त है, ये पूरा उपयुक्त है, ये जो पार्ट है ये अपना आधा अधूरा उपयुक्त है, पूरा उपयुक्त वहां पर नहीं है। तो ये लिस्ट एप्रोप्रिएट है, कम से कम वहां पर उपयुक्ति से कहा जा सकता है। तो आज भी अपने वहां पर जो टीचिंग मेथड से जुड़े हुए सवाल हैं वो आप बच्चों ने वहां पर किए हैं, तो उम्मीद करता हूं कि इनसे भी कुछ ना कुछ आपको वहां पर सीखने का मौका मिला होगा। मिलता हूं आपका नेक्स्ट वीडियो के अंदर, वहां पर नेक्स्ट आपके अगले सवाल लेकर, तब तक के लिए सभी दोस्तों के लिए जय हिंद।